Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Crafts and Industries. And what we will study in this chapter about the economic drain of India and decline of traditional industries, about a case study and about the phase of deindustrialization and modern industries in India. The last decades of the 19th century and the first half of the 20th century were marked by the imperialist export of finance capital from the countries of Western Europe and North America to every corner of the globe, and by the conquest of the exploitation of all the backward countries through the colonial system. Between 1880 and 1914, the major European powers carved up on the whole world into colonies and spheres of exploitation. यानी 1880 और 1914 के बीच में जितने भी मेजर यूरोपियन पावर थी, they all carved up the whole world into colonies, means they are ruling. Okay. Now this period of modern imperialist expansion was marked in India by an intensification of British exploitation and a corresponding change in its character, in which the finance capitalist exploitation of India came to dominate all other method. और इसी पीरियड में इंडिया जो है वो किसकी कॉलोनी बन चुका था? ब्रिटिश के, राइट. एंड nevertheless the new basis of the exploitation did not replace the already established forms of plunder and industrial and trading and mistreatment, but was supplementary and analogous to these processes. जैसे पहले मुगल साम्राज्य था, उस टाइम क्या होता रहता था? प्लंडर्स होते रहते थे. ओके, तो ब्रिटिशर्स के आने से ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, प्लस सप्लीमेंट्री यानी एक और एड ऑन हो गया था, क्योंकि वो भी इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्ट होकर इंडिया में आए थे. इंडिया उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया था और इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया. नाउ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. During the 17th and early 18th century, the East India Company, which was only a trading organization, then used to send to India large quantities of gold and silver to buy Indian goods for sale in Europe. जैसे आप सब जानते हो, ब्रिटिशर जो आए थे उन्होंने पहले अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की थी सिर्फ ट्रेड पर्पज से, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? इंडिया को पूरा कॉलोनी बना लिया और दे सेंड टू इंडिया द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू बाय इंडियन गुड्स फॉर सेल इन यूरोप, क्योंकि यहाँ से वो सस्ते रेटों में खरीदते थे और यूरोप में वो काफ़ी महंगे दामों पर उन्हें सेल करते थे. After the company established its hold over Bengal in 1757, its earning from taxes began to be utilized to buy Indian good. और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आकर सेटअप हो गए, फिर उन्होंने क्या किया? बंगाल को कैप्चर कर लिया 1757 में. उसके बाद जो बंगाल से जो टैक्सेस होते थे, ठीक है, जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे, उसका वो यूज़ करने लगे थे इंडियन गुड्स को बाय करने के लिए. ठीक है. नाउ दस ब्रिटेन नो लॉन्गर नीडेड टू सेंड गोल्ड एंड सिल्वर टू बाय द सेम. अब उन्हें क्या करना पड़ता था? ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर नहीं भेजना पड़ता था चीज़ें खरीदने के लिए. अब वो इंडिया से ही टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उसी मनी को यूटिलाइज करते थे. फर्दर इट मेंट दैट द कंपनी वाज गेटिंग इंडियन गुड्स फॉर नथिंग. दस बिगेन द प्रोसेस ऑफ ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ और यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ फंड. इस तरीके से इंडिया को डोमिनेट करना शुरू हुआ. ठीक है, इंडिया की जो सारी वेल्थ थी उसको एक तरीके से लूटना शुरू हो गया. Dadabhai Naoroji was the first to acknowledge that the poverty of Indian people was due to British exploitation of India's products and drain of India's wealth to Britain. और दादाभाई नारोजी वो जो थे वो फर्स्ट पीपल थे, ठीक है, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने ये रियलाइज़ किया और जिन्होंने ये दोनों लोगों को रियलाइज़ कराया कि ब्रिटिशर्स जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसी कारण इंडिया जो है वो पुअर होती जा रही है. नाउ इंडियाज़ प्रोडक्ट
goods and treasures were drained to England without adequate return. और अब उन्हें ब्रिटेन से कुछ लाना भी नहीं पड़ता था. पहले वो गोल्ड और सिल्वर भेजते थे इंपोर्ट करने के लिए सामान को, ठीक है, बाय करने के लिए सामान को, लेकिन अब उन्हें ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कुछ भी नहीं लेना पड़ता था, ठीक है. सिर्फ वो इंडिया को लूट रहे थे और ब्रिटेन को, इंग्लैंड को रिच कर रहे थे. This reduced India to a land of frequent and widespread famines which proved to be fatal. और इसी कारण इंडिया पुअर होता गया और ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जो बद से बदतर थे. The drain theory was an indication of the nationalist leaders' comprehensive understanding of the colonial situation. और ड्रेन थ्योरी जो है वो क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, किसी नेशनलिस्ट लीडर ने पूरा उसको डिटेल में बताया है कि जब इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था उस टाइम कैसे इंडिया को लूटा जा रहा था. However, East India Company's monopolization of trade was not the only means by which India's economic exploitation was carried out. There were several other ways by which India was deprived of its wealth. सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो ट्रेड के ऊपर उन्होंने मोनोपोली कर ली थी, ठीक है. सिर्फ यही एक अकेला कारण नहीं था, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस थे कि कैसे जो है इंडिया को डोमिनेट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था. Now, interest and profit on private foreign and capital was another significant form of drain of wealth, though the foreign capitalists were least interested in India's development of India. The British not only drained Indian resources but also stunted the growth of Indian enterprises in these sphere. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज ही नहीं किया, उसके अलावा जो इंटरप्राइजेज थी, जो इंडस्ट्री थी, उसको भी शट डाउन कर दिया. नाउ डू यू नो, जो ब्रिटिशर्स थे दे वर सेंडिंग मिलियंस ऑफ पाउंड्स एवरी ईयर फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. Indian scholars such as Dadabhai Naroji, R.C. Dutt and M.G. Ranade studied this aspect. Dadabhai Naroji in his book Poverty and Un-British Rule in India gave the famous theory called drain of wealth theory. Indian wealth was being drained in the form of raw materials, profits, gifts and administrative expenses without equivalent return. Now drain theory क्या कहता है कि इंडिया का मिसयूज किया जा रहा था. इंडिया की जो वेल्थ है वो रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म्स में, गिफ्ट की फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की फॉर्म में बिना किसी रिटर्न के वो ड्रेन किया जा रहा था. द कंपनी सर्वेंट सेंट 6 million sterling from India to England between 1757 and 1765. Now the next topic is the phase of deindustrialization कि इंडस्ट्रीज जो थी वो कैसे खत्म होती गई. In the late 18th and 19th centuries, England, along with other European countries, was going through an all-round development at a very fast pace in different aspects of life. England, along with other European countries, वो उस टाइम क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी, और इंडिया क्या हो रही थी, डोमिनेट हो रही थी, एक्सप्लॉइट हो रही थी, पुअर हो रही थी, राइट. This development came due to the invention and introduction of new machines and technologies that made the process of industrial production much easier than even before in the past. क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज, नई नई टेक्निक्स, मशीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज में. एंड the great change brought about by the establishment of big industries throughout the England and other European cities is known in history as Industrial Revolution. और इसको कहा जाने लगा Industrial Revolution, यानी तेजी से इंडस्ट्रीज की establishment होना. It is sad, however, to find that during the same period India was experiencing just the reverse of it in the form of deindustrialization. और ये बहुत बुरा है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है कहने में, जिस टाइम यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उसी टाइम इंडिया में क्या चल रहा था, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया पुअर होती जा रही थी. In simple words, deindustrialization means the loss of industries. Deindustrialization का क्या मतलब होता है? Loss of industries. Industries का कम होते जाना, right? But when we talk about the loss of industries in a country like India in the 19th century as a colony of Britain, this term may mean much more. So let us find out what deindustrialization meant for India and why it occurred and how it affected the lives of the Indians.
द फर्स्ट इज द रीजंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्यों हो रही थी इंडस्ट्रीज, क्यों खत्म होती जा रही थी इंडिया में. This is because England did not want the traditional industries of India to flourish. क्योंकि इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चलती आ रही हैं वो और डेवलप हों और ज़्यादा फ्लोरिश हों. It had banned the export of Indian printed textiles in markets of England in 1720 through the Calico Act. और इसी कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, जो प्रिंटेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था उसको बैन कर दिया था इंग्लैंड के मार्केट से. नाउ gradually exporting textiles to England became very difficult as very high taxes were imposed on Indian textile exported to Britain. क्यों ऐसा किया, उन्होंने एक एक्ट निकाला दैट इज कैलिको एक्ट. ओके, इसमें जो भी इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उस पर इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए थे कि लोगों ने एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया था. द आयरनी वाज दैट इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन वर्ल्ड मार्केट बिफोर द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया. और क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इंडिया जो था वो नंबर 1 एक्सपोर्टर था, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था वर्ल्ड में टेक्सटाइल का. तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कभी इंडिया और ज़्यादा फ्लोरिश ना करे, इसीलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया. नाउ बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल. इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन टर्म्स ऑफ प्राइस. द मशीन मेड टेक्सटाइल ऑफ ब्रिटेन वर जनरली चीपर एंड फाइनर इन क्वालिटी देन द हैंडमेड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया. अब इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है, और ब्रिटेन में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी मशीन और टेक्निक थी. मशीन का बना हुआ जो टेक्सटाइल होता था, कपड़ा होता था, वो कहीं ज़्यादा सस्ता वो बेचते थे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी अगर हम कंपेयर करें हैंडमेड टेक्सटाइल ऑफ इंडिया से. थस the imported textiles had a ready market in India and it almost ended the traditional textile industries of India. The disruption of traditional Indian crafts that resulted in sharp decline in national income is called deindustrialization. और यही traditional Indian craft का reduce हो जाना, कम हो जाना, decline हो जाना, disrupt हो जाना, इसी को कहते हैं deindustrialization. Now डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शट डाउन हुई. द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया वॉज कंसिडर्ड इनएविटेबल बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इट हैड हैपेंड इन द वेस्ट. In England, the suffering caused by the decline of handicraft was soon accompanied by greater employment opportunities and income generating effect of factory industries. In colonial India, the artisans were made to bear the burden of development in a country 6,000 miles away. Since the growth of Indian factories was non-existent before the 1850s and 1860s and painfully slow even afterwards, the only choice left for craftsmen and artisans was to turn to agriculture. तो इस तरीके से डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, बहुत महंगे कपड़े बिकते थे जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट होते थे, तो लोगों के पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती थी, एग्रीकल्चर. तो जितने भी क्राफ्टमैन और आर्टिशंस थे वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए. The gradual destruction of rural crafts broke up the union between agriculture and domestic industry in the countryside, and this in turn led to the destruction of the self-sufficient village economy. On one hand, hundreds of peasants who had supplemented their income by part-time spinning and weaving now had to rely overwhelming on cultivation. जितने लोग, जितने क्राफ्टमैन सिर्फ अपनी रोजी रोटी जो थी वो क्राफ्टिंग से चलाते थे, आर्टिशियन वर्क से चलाते थे, आर्ट वर्क से चलाते थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क से चलाते थे, उनके पास भी एक ही चॉइस बची थी, दैट इज कल्टीवेशन. ऑन द अदर हैंड, हंड्रेड्स ऑफ रूरल आर्टिशियंस लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स. अब उनके पास लैंड भी नहीं थी बिकॉज दे वर क्राफ्टमैन. अब उन्हें क्या बनना
पड़ा, एग्रीकल्चरल लेबर्स बनना पड़ा। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। अब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो फार्मर थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था टैक्सेस पे करने का। इसी कारण इंडिया जो है वो पुअर होता चला गया। दस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज अकम्पनीड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। और इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन था, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री बन रही थी, रॉ मटेरियल इंडिया से चाहिए था, फार्मर के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था, ठीक है, और जो अपना खुद की इंडस्ट्रीज चला रहे थे, टेक्सटाइल मिल थी, वो बंद करनी पड़ी उनको। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो इंडिया में उस टाइम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण था। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। The second half of the 19th century saw the emergence of a few modern industries in India. Those were mostly owned and controlled by the British companies. और इनको भी जो नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी वो भी किसके कंट्रोल में थी? अंडर ब्रिटिशर्स। A few were owned by Indians, but they failed to develop fast because of the unconcerned attitude of the government. कुछ इंडियंस के हाथ में भी थे, लेकिन वो उसको डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। During the late 19th century, these are the industries. First is cotton textile industry. This was first established in Mumbai, where the first cotton mill was established by Kovarji Nomobe in 1853. Later, many more mills were set up in Ahmedabad, Bombay and Madras. Most of the cotton mills were owned by the Indians. Second is jute industry. जैसे कॉटन इंडस्ट्री थी, ऐसे ही जूट इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1850s में। दिस इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड इन एंड अराउंड कोलकाता बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई। और ये कहाँ, जूट इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी? मेनली कोलकाता से, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ से इजीली अवेलेबल था। द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड व्हेन मिस्टर जॉर्ज एक्लैंड ब्रॉड जूट स्पिनिंग मशीनरी टू रिश्रा, अ स्मॉल टाउन इन बंगाल इन 1855। और कब ये जूट इंडस्ट्री शुरू हुई? जब एक ब्रिटिशर मिस्टर जॉर्ज जो थे वो एक जूट स्पिनिंग मशीन इंडिया में लेकर आए थे। नेक्स्ट इज टी इंडस्ट्री। Tea introduced in the 19th century went on to become the biggest plantation industry within a short span of time. हालांकि ये जो है 19th century में टी प्रोडक्शन, टी इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, कुछ ही टाइम पीरियड में ये एक बहुत बड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्री में चेंज हो गया। The tea gardens located in Assam, Bengal and South India steadily increased their production, and by early years of the 20th century, Indian tea टॉप द लिस्ट इन द वर्ल्ड टी मार्केट। और कुछ ही टाइम में इंडिया टी इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को टॉप कर लिया। इट फाउंड इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड। कॉफी, सिंकोना एंड रबर वर द अदर आइटम ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री विच फाउंड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। हाउएवर, इट वॉज द ब्रिटिश कैपिटल विच मोनोपोलाइज्ड दीज टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और टी के अलावा कॉफी, सिंकोना एंड रबर, ये तीनों इंडस्ट्री, ये तीनों आइटम भी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की मोनोपोली के कारण ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर ही फेमस थे, इंडिया का कोई नाम नहीं था, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कोल माइनिंग। Coal mining also started in big way during the period, and the coal mines of Bengal, Bihar and Odisha supplied coal for use in railways and smelting iron ore to make steel। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल, बिहार, ओडिशा में कोल माइनिंग शुरू हो गई थी और ये कोल को सप्लाई करते थे रेलवे को, एंड इट्स मेल्टिंग इनटू आयरन ओर टू मेक स्टील। अदर इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो established, and other industries of importance were paper, matches and the glass industry. Thus, the growth of the Indian industries, though slow and erratic, was quite notable. Next is about a case study, Jamshedji Tata and
Indian industrial class. Jamshedji Tata was the man who initiated the idea of iron and steel industry in India. जिन्होंने फर्स्ट टाइम जमशेदजी टाटा, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा टाटा का नाम आपने सुना होगा, टाटा आयरन, टाटा स्टील, ठीक है, गाड़ियां भी आती हैं, ऑटोमोबाइल आता है, तो जमशेदजी टाटा वाज द मैन हु इनिशिएटेड, जिनको ये आइडिया आया आयरन और स्टील इंडस्ट्री शुरू करने का इंडिया में. He, along with an American geologist Charles Weld, found an area in Rajahara Hills full of finest iron ore deposits, but there was no water nearby to start a factory. After his death, his descendants set up a factory called Tata Iron and Steel in 1907 near the banks of Subarnika River. For this purpose, the forest in a place called Sakchi was cleared. It was later renamed Jamshedpur after Jamshedji Tata and the Tata Iron and Steel Company, that is TISCO. नाउ टाटा स्टील्स के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है, ये 1912 में शुरू हुई थी. जमशेदजी टाटा को आइडिया आया था, उसके बाद उनको पानी नहीं मिल रहा था, वहाँ पे माइंस जो थी वो मिल गई थी जहाँ पर आयरन ओर जो था वो अवेलेबल था. उसके बाद जो इनके आगे जो इनके फैमिली के आए डिसेंडेंट आए, उन्होंने ये फैक्ट्री शुरू की. राइट नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर. इंडिया विटनेस्ड a drain of wealth in the 18th and 19th centuries through trade with East India Company and the various charges imposed by it on the Indians. During the 19th century, two simultaneous processes took place, that is industrialization of Britain and deindustrialization of India. Next is the changes that occurred in Indian crafts and industries was one of the factors for the rise of nationalism in India. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.